हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कौन सा है? अगर आप सोच रहे होंगे कि वो चेरनोबिल के पावर प्लांट में जो डिजास्टर हुआ था वही दुनिया का सबसे वर्स्ट डिजास्टर है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे वर्स्ट डिजास्टर भोपाल की गैस लीक ट्रेजेडी को माना जाता है, क्योंकि इस डिजास्टर में 5,74,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे, जिनमें मरने वालों की संख्या भी हज़ारों में थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर रहा होगा, और इसीलिए इस डिजास्टर को वर्स्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री घोषित कर दिया गया, जो कि हुआ था 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की एक यूसीआईएल यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड फैक्ट्री में। और इस फैक्ट्री को भोपाल में इसलिए बनाया गया था ताकि 7 नाम की एक कीटनाशक दवाई को बनाया जा सके, जिससे फसलें भी अच्छी हों और उनमें कीटों को भी मारा जा सके। पर इस कीटनाशक दवाई को बनाने के लिए MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज किया जाता था, और इस MIC की वजह से ही भोपाल में हमें इतना बड़ा डिजास्टर देखने को मिला, जिसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस डिजास्टर के बारे में जानने से पहले हम कंपनी और उसकी वर्किंग को थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे हमें एक अच्छा आइडिया लग सके कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से गैस लीक डिजास्टर हमें देखने को मिला। 1934 में एक विदेशी कंपनी UCC यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन इसके साथ कोलैब करती है, और इसका नाम बदलकर UCIL यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड रख दिया जाता है। और इस तरह से इस UCIL कंपनी की शुरुआत होती है, जिसका 50% से ज़्यादा हिस्सा UCC यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के पास था, जो कि एक विदेशी कंपनी थी। और UCIL को UCC के सहायक के रूप में भी देखा जाता है। और 1969 में UCIL की एक ब्रांच को भोपाल में स्थापित किया जाता है, और उस टाइम पर इस UCIL की जो ब्रांच का मेन उद्देश्य था वो किसानों के लिए कीटनाशक दवाई को बनाना था। पर इस कीटनाशक दवाई को बनाने के लिए उन्हें मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती थी, और इस MIC को खरीदने के लिए उन्हें UCC यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के पास ही जाना पड़ता था, जिसे वो विदेशों से मंगवाते थे। 1969 में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, तब इसका बजट इतना नहीं था कि ये खुद से ही MIC को प्रोड्यूस कर सके और कीटनाशक दवाइयों को बना सके। पर धीरे धीरे जब ये कंपनी स्टेबल होने लगी, तब इसने अपना इतना बजट बना लिया, और 1980 में जाकर ये डिसाइड करती है कि अब ये खुद से ही MIC को प्रोड्यूस करेगी, जिससे इनका खर्चा भी कम होगा और ये ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक दवाइयों को बना सकेंगे। पर मिथाइल आइसोसाइनाइड को बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का पालन किया जाता है, क्योंकि ये गैस इतनी खतरनाक है कि ये हज़ारों लोगों को एक ही सेकंड में मार सकती है। पर 1980 में इसे बनाने की शुरुआत कर दी गई थी, और उस कंपनी के पास 3 टैंक थे जिनमें इस MIC को बनाने के बाद स्टोर किया जाता था। अब इस MIC को बनाने के बाद जो सबसे मुश्किल काम बचा था वो इसे हवा और पानी से बचाकर रखना था, जिसके लिए 3 टैंक बनाए गए थे, E610, E611 और E619। इन टैंकों में अच्छी तरह से MIC को रखा जाता था, और इसमें प्रेशर बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन को भी डाला जाता था। और इन टैंकों के ऊपर एक पाइप लगा हुआ था जो कि फ्लेयर सिस्टम की ओर जाता था। फ्लेयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें अगर कोई गैस लीक होती है तो सारी गैस को वहीं पर भेज दिया जाता है, जिससे वहां पर सारी गैस को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग गैसों में बांट दिया जाता है, जिससे कि ये जो MIC गैस है ये खतरनाक ना रहे और इसे हवा में फैलने से रोका जा सके। और जिस दिन ये डिजास्टर हुआ था उस दिन ये सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से गैस जो है वो हवा में फैल गई, जिसके बारे में हम थोड़ी आगे बात करेंगे। इन टैंकों को समय समय पर मेंटेन और इसकी साफ सफाई की जाती थी, ताकि कहीं से भी कोई लीक ना रहे और इसके टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जा सके। MIC को हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा जाता था। पर अब चलते हैं उस रात में जिस रात ये घटना हुई थी। 2 दिसंबर 1984 को रात के करीब 9 बजे इन टैंकों के पाइप की जब कुछ सफाई चल रही थी तो उनमें पानी को छोड़ा जाता है, पर दूसरी ओर से पानी नहीं निकल रहा था, जिससे जो वर्कर थे उन्हें लगा शायद इनके फिल्टर में कुछ खराबी होगी या फिर इनमें कुछ कचरा आ गया होगा, जिस वजह से पानी बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक से साफ नहीं हो रहे हैं। तो वो इसमें पानी को चलाकर छोड़ देते हैं, और जब वो इसके बारे में अपने सुपरवाइजर को बताते हैं तो वो कहते हैं कि तुम पानी छोड़कर चले जाओ, और अगली शिफ्ट वाले जो आएंगे 10 बजे के बाद वो इस पानी को बंद कर देंगे। और करीब 10 बजे इनकी शिफ्ट चेंज हो जाती है और दूसरी शिफ्ट के जो वर्कर थे वो आ जाते हैं, पर वो उस पानी पर ध्यान नहीं देते हैं और सब जगहों पर जाकर चेक इन करने लगते हैं। पर वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उनकी आंखें धीरे धीरे जलने लग रही हैं, उन्हें अपनी आंखों में जलन सी महसूस हो रही है और कुछ अजीब सा भी लग रहा है, और इस वजह से उन्हें लगने लगता है कि प्लांट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं पर शायद कोई लीक है, जिसे ढूंढने के लिए वो चारों ओर फैल जाते हैं। जिनमें से एक जो वर्कर था सुमन देव, उसे एक लीक मिल भी जाता है, और उनका कहना था कि उस लीक पर सुपरवाइजर का या फिर किसी का भी कोई गौर नहीं था, और जो पानी पिछले वर्कर छोड़कर चले गए थे चलता हुआ वो वैसे ही चलता रहता है,
और वो पानी जाकर टैंक में भरने लगता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर MIC पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो रिएक्शन करने लग जाती है, जिससे एक बहुत ही जहरीली गैस निकलती है। और उस दिन यहाँ पर सिर्फ यही कमी नहीं थी बल्कि और भी कमियां हो रही थी। इन टैंकों में जो एक सिस्टम लगाया गया था, अगर टेम्परेचर गलती से या फिर कैसे भी बढ़ता है तो एक अलार्म सिस्टम था जो बच जाता है, जिससे कि हम टेम्परेचर को तुरंत ही कंट्रोल कर सकें। पर वो अलार्म सिस्टम भी खराब हो गया था या फिर काम नहीं कर रहा था। और साथ ही इन टैंक को बनाने के समय ही ये निश्चित कर दिया गया था कि इन टैंकों को कभी भी लिमिट से ज़्यादा नहीं भरा जाएगा, इन्हें हमेशा 60% तक ही भरा जाएगा। क्योंकि अगर हम इन टैंकों में 60% से ज़्यादा MIC को भरते हैं तो ये डेंजरस साबित हो सकती हैं। और इसमें जो तीसरा टैंक था E619, उसे इमरजेंसी के लिए रखा गया था। पर उस दिन उस टैंक में भी MIC को भरा जाता है, जो कि सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा उल्लंघन था। और उस कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे थे उन्हें पहले ही अंदेशा हो गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। और 1981 में मोहम्मद अशरफ नाम का एक वर्कर था जो वहाँ पर काम करता था, उसने भी ये कंप्लेन करी थी और उसने ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बताई थी जो कि एक रिपोर्टर था जिनका नाम था राजकुमार केसवानी। और जब वो UCL फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ की जाँच करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। किसी भी चीज़ का कोई खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ना ही यहाँ पर इतनी कोई सिक्योरिटी को फॉलो करता है। और उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला है और उन्होंने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक को भी नोटिस दे दिया था। और उन्होंने अखबार में भी इस खबर को छापा था कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहिए। पर किसी ने भी उस टाइम पर इस बारे में नहीं सोचा और उसे अनदेखा कर दिया। और 1984 में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा राजकुमार केसवानी ने अखबार में लिखा था, क्योंकि इतनी सारी चीजों को अनदेखा करने के बाद जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हादसा जरूर हो सकता है। और उस रात जब उस टैंक के पाइपों की साफ सफाई चल रही थी तो उसमें पानी को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, जो कि पानी धीरे धीरे टैंक में पहुंच जाता है और वहां पर MIC से जाकर वो मिल जाता है, जिससे एक बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होता है। और MIC के जो टैंक को बनाया गया था उन्हें अंडरग्राउंड रखा गया था, जिससे उनमें जब रिएक्शन होता है उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जमीन को भी फाड़ने लगते हैं और उसमें से गैस निकलकर सीधे वेंट स्क्रबर में चली जाती है, जहां से जाकर वो आसमान में फैलने लगती है। क्योंकि उस टाइम पर उनका फ्लेयर सिस्टम भी खराब हो गया था, जिससे वो उस गैस को जला नहीं पाए और वो गैस जाकर हवा में फैल गई, जिससे तुरंत ही हजारों लोगों की उस कंपनी में जान चली गई। और जब वो गैस फैक्ट्री के आसपास के शहरों में पहुंची तो वहां पर भी लोग दर्द से छटपटाने लगे, उनकी आंखें जलने लगी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कुछ लोग तो नींद में ही मारे गए। और 3 दिसंबर को रात के करीब 2 बजे पूरी गली, सड़कें और अस्पताल भरने लगे। डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इन सब के साथ क्या हो गया है और इनमें किस चीज़ के लक्षण हैं। और इस पूरे हादसे का जिम्मेदार वहाँ के वर्कर और सुपरवाइजर को ही ठहराया जाता है, क्योंकि उस कंपनी में एक अलार्म सिस्टम था जो पूरे शहर को बता देता कि अगर ऐसी कोई घटना होने वाली है। पर वो सिस्टम भी उन्होंने बंद कर रखा था, जिससे लोगों को बहुत देर में पता चला कि ये गैस कंपनी से आ रही है और ये MIC है। और इस पूरी घटना में किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दोषी नहीं ठहराया गया बल्कि सभी को दोषी ठहराया गया, जिसमें वर्कर, सुपरवाइजर, कंपनी के हेड और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी दोषी ठहराया गया। कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने हमें इसमें कुछ नए रूल्स नहीं लाने दिए, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। पर देखा जाए तो इसमें उन लोगों की ज़्यादा गलती है जो वहाँ पर काम कर रहे थे। उन्होंने उस लीकेज को हल्के में लिया और किसी भी चीज़ पर इतना कोई गौर नहीं दिया। और वहाँ के जो सिक्योरिटी सिस्टम थे वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जब उस टैंक में प्रेशर तेज़ी से बढ़ने लगता है तब वो देखना शुरू करते हैं कि इस टैंक में अचानक से क्या हो गया जिससे इतनी तेज़ प्रेशर बढ़ रहा है। और तब उन्हें वो चलता हुआ उसमें पानी दिखता है, जिससे वो तुरंत ही बंद कर दें। पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और इसी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। क्योंकि अगर उस दिन सब चीज़ों को बारीकी से देखा जाता और किसी भी चीज़ को अनदेखा ना किया जाता, उस गैस लीक को भी और उस पानी को भी, तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ना होता। और कंपनी में एक अलार्म को सेट किया गया था कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो तुरंत ही पूरे शहर को पता चल जाए। पर वो अलार्म भी बंद किया गया था, जिसे कुछ देर बाद चालू किया गया, जिस वजह से आसपास के जो लोग थे वो मारे गए। और इस पूरे हादसे के लिए UCL के जो मालिक थे उन्होंने $1 बिलियन कंपनसेशन के लिए दिया था। और 1994 में UCC UCIL से अपने सारे स्टॉक को हिंदुस्तान यूनिवर्सल को बेच देती है और तब जाकर इस UCIL का नाम बदलकर एवर रेडी इंडियन लिमिटेड कर दिया जाता है। और एवर रेडी के सेल तो आपने बहुत जगह देखे ही होंगे। सो अब अगर आपसे कोई पूछे कि एवर रेडी की शुरुआत कहाँ से हुई है तो बता देना कि UCIL से ही एवर रेडी बनी है। जब UCC ने अपने सारे स्टॉक्स हिंदुस्तान यूनिवर्सल को बेच दिए थे तभी UCIL का नाम बदलकर एवर रेडी इंडियन लिमिटेड रख दिया गया।
और इस पूरे हादसे में बताया जाता है कि 5 लोग से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और कई हजार लोग मारे गए थे, जिनका सही टाइम पर इलाज नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ के डॉक्टरों को इसका ट्रीटमेंट पता ही नहीं था, जिससे उन्हें बचाने का कीमती समय निकल गया। और इस गैस के लक्षण सिर्फ तभी नहीं बल्कि अब भी इस गैस के लक्षण देखे जाते हैं और इस इंसिडेंट के बाद इसे वर्स्ट डिजास्टर इन हिस्ट्री घोषित कर दिया गया। सो ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।